हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम एक दूसरे किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और पिछले वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में भी डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम फर्दर प्रोसीड करने जा रहे हैं, दूसरे किंगडम में जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। देखते हैं प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं और ये किस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स को लेते हुए एक पर्टिकुलर किंगडम बनाया गया है। तो जितने भी आपको प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, सिंगल सेल्ड होंगे एंड यूकैरियोट्स होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो मोनेरा किंगडम होता है, मोनेरा में कौन होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके साथ साथ वो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स के होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स को रखा गया है। इसका मतलब अगर ये यूकैरियोट्स हैं तो डेफिनेटली इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर केप्ट अंडर प्रोटिस्टा और प्रोटिस्ट। किंगडम का नाम प्रोटिस्टा है और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेगा उनको आप प्रोटिस्ट बोलेंगे। जितने भी प्रोटिस्ट होंगे डेफिनेटली उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा, क्योंकि ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है, प्रोटिस्टा ये जो किंगडम रखा गया है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल होगा, और ये प्रोकैरियोट्स होगा। इसमें कुछ आपको ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट ना हो। कुछ आपको हेटेरोट्रॉप भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऑटोट्रॉप भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ और भी आपको कई सारे फ्लैजेला कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे, सिलिएटेड भी देखने को मिलेंगे, स्पोरोजोअन्स भी देखने को मिलेंगे। सो ये एक ऐसा किंगडम है जिसका कि बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। बाउंड्री का मतलब जैसे कि हमने मोनेरा में देखा था कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते थे वो मोनेरा में आ जाते थे, राइट। मतलब हमने एक स्पेसिफिक कर दिया कि बैक्टीरिया सारे मोनेरा में आएंगे। आइदर वो यू बैक्टीरिया कैटेगरी में जा सकते हैं या फिर आर्की बैक्टीरिया में जा सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर किंगडम का कोई बाउंड्री सेट नहीं है। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आपको यूकैरियोट एंड सिंगल सेल दिख रहा है उसको हम इस पर्टिकुलर किंगडम में डाल रहे हैं। सो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइमरीली एक्वाटिक बोला गया है। मतलब यहाँ पे आपको जितने भी मेंबर्स नज़र आएंगे वो मोस्टली प्राइमरीली वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। आपको टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मोस्टली जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ प्रोटिस्टा ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिलिया प्रेजेंट होता है, कुछ के पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकता है। और इस पर्टिकुलर किंगडम में कौन कौन से ग्रुप को इंक्लूड किया गया है, क्राइजोफाइट्स, सेकेंड डाइनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड यूग्लिनोइड्स, फोर्थ स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ हो गया प्रोटोजोआन्स। इन सारे ग्रुप्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। आपको डिस्कशन के बाद पता चल जाएगा कि ये जो किंगडम है इसका बाउंड्री कैसे वेल डिफाइंड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला ग्रुप, क्राइजोफाइट्स। ये क्राइजोफाइट्स मोस्टली आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे एंड मरीन एनवायरनमेंट में भी ये देखने को मिलेंगे। दोनों जगह आपको ये क्राइजोफाइट्स देखने को मिलेंगे। और ये जो ग्रुप है पर्टिकुलरली इसमें डाईएटम्स प्रेजेंट होते हैं और गोल्डन एल्गी प्रेजेंट होते हैं। गोल्डन एल्गी एक ग्रुप है, डाईएटम्स भी एक ग्रुप है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो गोल्डन एल्गी को और क्या बोला जाता है, डेस्माइड्स भी बोला जाता है। मतलब इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से हो गए, एक तो डाईएटम हो गया और दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया यहाँ पे डेस्माइड्स। ये मेनली फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और ये मरीन एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि क्राइजोफाइट्स के मेंबर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो डेफिनेटली वाटर करंट जहाँ पे जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में ये ऑर्गेनिज्म भी फ्लोट करते हुए आपको नजर आएंगे। क्राइजोफाइट्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं।
फोटोसिंथेटिक अगर हुए तो डेफिनेटली उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, राइट, क्लोरोफिल होगा तभी तो वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। और यहाँ पे जो डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम का जो सेल वॉल होता है वो ऐसे 2 सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इस तरह का डाई एटम होगा, दोनों सेल वॉल इस तरह के हैं, अंदर आपका बॉडी है मतलब सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर सेल है क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो सेल वॉल है इस तरह से दोनों तरफ से कवर्ड रहता है सोप बॉक्स की तरह। आप सोप बॉक्स अगर देखे हो, अगर याद कर सकते हो उसका इमेज, तो फिर इस तरह का कुछ रहता है, राइट। तो डाई एटम का भी जो सेल वॉल होता है वो इसी तरह से अरेंज रहता है। सो डाई एटम का सेल वॉल ओवरलैपिंग सेल की तरह इस तरह का अरेंज होगा, और ये जो इनका सेल वॉल प्रेजेंट है ये सिलिका से बना हुआ होता है, और आप जानते हैं जो सिलिका होता है वो इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, वो इजीली टूटता नहीं है, और इसी वजह से ये डाई एटम जब मरीन एनवायरनमेंट में इनका डेथ हो जाता है तो डेफिनेटली सी के बेड पे, मतलब नीचे सी सरफेस मान लो ये है, तो इसका नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन होने लगेगा, इनका जब डेथ हो जाएगा, और इनका सेल वॉल सिलिका से बना हुआ है, तो ये सिलिका तो डिस्ट्रॉय होने वाला है नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मरीन एनवायरनमेंट में ये नीचे की तरफ ये इस तरह से एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और इसका जो एक्यूमुलेशन होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, डाई एटोमियस अर्थ बोल देते हैं, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत सालों बाद ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा एक पिलर की तरह, और फिर आप ये बोल सकते हो एक छोटा सा पहाड़ की तरह ये एक्यूमुलेट होता चला जाता है। यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम्स देख रहे होंगे, ये सबसे पहला डायग्राम हमने डाई एटम का लिया है, आपको यहाँ पे दिख सकता है कि दोनों सोप बॉक्स की तरह किस तरह से अरेंज्ड है, ओके। और ये जो डायग्राम है ये डाई एटोमियस अर्थ का डायग्राम है। यहाँ पे वाइट कलर में जो आपको दिख रहा है वो कुछ नहीं, आपका सिलिका का डिपोजिशन ही है। धीरे धीरे आपको बहुत सालों बाद आपको एक बहुत बड़ा मास देखने को मिलेगा सिलिका का, जो कि डाई एटम्स के जो सेल होते हैं, जो सिलिका से बना हुआ होता है उनका सेल वॉल, उसी का डिपोजिशन है। तो इनका जो सेल वॉल है वो हमने देखा कि सिलिका से बना हुआ है, और हम जानते हैं ये जो सिलिका होता है ये ग्रिटी नेचर का होता है, और ग्रिटी नेचर का होता है इसलिए इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑयल्स एंड सिरप का फिल्ट्रेशन में भी ये यूज़ हो सकता है, ओके। और ये जो डाई एटम्स होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन होते हैं। हमने अभी देखा कि डाई एटम्स ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, तो अगर ये फोटोसिंथेटिक नेचर के हुए तो फिर ये क्या कर सकते हैं, ये एज ए प्रोड्यूसर काम कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके खुद क्या कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं। तो अगर ये फूड बना सकते हैं तो डेफिनेटली हम इनको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं बोलेंगे, और इनको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो ये क्या करते हैं, पूरे ओशियन में ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। सो ये था कुछ पॉइंट्स आपको डाई एटम्स के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखना है, सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है। दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स भी मोस्टली मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मोस्टली वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे ऐसे भी मिलेंगे जो कि फ्रेश वाटर में रह रहे होंगे। और ये कैसे होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल के अलावा कुछ ऐसे भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से कि इनके सरफेस पे कलर अपीयरेंस होगा। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट आपको रेड कलर के भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो येलो कलर के देखने को मिल सकते हैं, कुछ ब्राउन कलर के देखने को मिल सकते हैं। तो ये कलर किसके वजह से आता है, इनके ऊपर इनके सरफेस पे जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनके वजह से इनके बॉडी का कलर इस तरह का वेरी करता है। इनका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज प्लेट से बना हुआ होता है। जैसे कि हमने डाई एटम्स में देखा जो सेल वॉल होता है वो सिलिका से बना हुआ होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डाइनोफ्लैजिलेट में जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना हुआ होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, सेलुलोजिक प्लेट होता है। प्लेट क्यों कहते हैं, ये एक डायग्राम है डाइनोफ्लैजिलेट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्लेट लाइक अपीयरेंस यहाँ पे दिख रहा है, मतलब छोटा छोटा इस तरह का हिस्सा ऐसे वो अटैच्ड है, सेल्यूलोज का छोटा छोटा हिस्सा ऐसे अटैच है एक दूसरे के साथ, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट बोल रहे हैं। ये डाइनोफ्लैजिलेट के पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, एक फ्लैजेला जो कि इससे बाहर आ रहा होगा इस पर्टिकुलर सेल से,
जो कि आपको लॉन्गिट्यूडिनली देखने को मिलेगा, और दूसरा फ्लैजेला आपको यहाँ पे ट्रांसवर्स देखने को मिलेगा। ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो कि यहाँ पे ये दोनों आपको ट्रांसवर्स फ्लैजेला हैं, और यहाँ पे एक जो लॉन्गिट्यूडिनली बाहर आ रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला कहलाता है। ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, हमने अभी देखा इनके सरफेस पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन पिगमेंट्स की वजह से कुछ कलर अपीयर होता है, राइट। तो फिर एक एग्जांपल ऐसा है डायनोफ्लैजेलेट का जिसका नाम है गोनियालेक्स। गोनियालेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेड डायनोफ्लैजेलेट बोला जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इनके सरफेस पे रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इतना जल्दी इनका मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक बार में ये बहुत ज़्यादा नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके वजह से जिस पर्टिकुलर एरिया में इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा वो एरिया रेड कलर का देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास जो पिगमेंट है वो रेड कलर पिगमेंट है। और इसे क्या बोल देते हैं, रेड टाइड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पूरा सी का उस पर्टिकुलर एरिया कैसा नज़र आने लगेगा, रेड नज़र आने लगेगा। ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं मोस्टली ये गोनियालेक्स, ये कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी फ़िश होंगे वो फ़िश क्या हो सकते हैं, इस टॉक्सिन की वजह से उनका डेथ भी हो सकता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स था डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप में मूव करते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, यूग्लिना शायद आपने 9th में पढ़ा होगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप में यूग्लिनॉइड्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे ये मेजॉरिटी कहाँ पे रह रहे होंगे, फ्रेश वाटर में ये रह रहे होंगे। जैसे कि हमने डायनोफ्लैजेलेट्स में बात किया, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आपको ओशियन में देखने को मिल रहे थे, मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहे थे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यूग्लिनॉइड्स में मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में तो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ये स्टैग्नेंट वाटर में देखने को मिलेंगे। मतलब जो रिवर होता है, रिवर में आपको यूग्लिनॉइड्स देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलेंगे। जिस पर्टिकुलर एरिया में वाटर स्टैग्नेंट है वहाँ पे आपको इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल को छोड़ के यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होगा जिसे बोल देते हैं पेलिकल। मान लेते हैं कि ये एक यूग्लिनॉइड ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है। इसका जो सरफेस है इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल को छोड़ के इसके ऊपर एक छोटा सा कवरिंग प्रेजेंट है, प्रोटीन रिच कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेलिकल बोल रहे हैं। और इसी पेलिकल की वजह से इनका जो बॉडी होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है। इनके पास भी 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, एक लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट होगा और एक शॉर्ट फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। जिस तरह से हमने डायनोफ्लैजेलेट में देखा था, एक तो ट्रांसवर्स फ्लैजेला प्रेजेंट हो रहा था और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला था। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 फ्लैजेला मिलेगा, एक शॉर्ट वन और एक लॉन्ग वन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको पिगमेंट्स नज़र आएंगे, क्योंकि ये यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं, ये अगर सनलाइट प्रेजेंस है, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऑर्गेनिजम्स हैं तो फिर ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेटिक नेचर शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट्स चाहिए वो सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो यूग्लिनॉइड्स होंगे वो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कब शो करेंगे, जब सनलाइट का प्रेजेंस होगा, और जब सनलाइट का एब्सेंस होगा तो ये बिहेव करेंगे हेटेरोट्रॉप्स की तरह। इसका एक एग्जांपल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, यूग्लिना है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और ये सारे पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो सारे के सारे पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी ग्रुप्स पे बारे में हमने बात किया, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी आपको मिले जो कि ऑटोट्रॉफिक नेचर शो कर रहे थे, कुछ आपको हेटेरोट्रॉफिक भी शो कर रहे थे, और यूग्लिना या फिर यूग्लिनॉइड्स बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक नेचर शो कर रहे थे। उसी तरह से ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ये सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ
ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी हम जो पहले बात कर रहे थे एक पॉइंट कि इस पर्टिकुलर किंगडम का बाउंड्री लिमिटेड नहीं है, तो इसको ये सेटिस्फाई करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ओके, अंडर सुइटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सुइटेबल है, सुइटेबल टेम्परेचर है, सुइटेबल एनवायरनमेंट, सुइटेबल पीएच, सुइटेबल मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये सारे स्लाइम मोल्ड क्या हो जाते हैं, एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं। और इसी एग्रीगेशन को क्या बोल दिया जाता है, प्लाज्मोडियम बोला जाता है। ये प्लाज्मोडियम सुइटेबल कंडीशन प्रेजेंस है, इसी के वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये ग्रो करते हैं, इनका नंबर ये इंक्रीज़ करते हैं और ये सेवरल फीट तक इनका ग्रोथ हो सकता है। मतलब ये बहुत रैपिड ग्रोथ करते हैं अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो ये ग्रुप, जिसे कि हम प्लाज्मोडियम बोलते थे, ये क्या कर लेंगे, एक फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, स्पोर टाइप का ये देखने को मिलेगा आपको, इस तरह का छोटा सा सर्कुलर और ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसकी फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। और जिनके अंदर की क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर प्रेजेंट होगा। ये स्पोर क्या होते हैं, एक तरह से आप सीड मान सकते हो इनको। अगर किसी तरह से फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो ये क्या होंगे, ये जो स्पोर है ये डिस्पर्स हो जाएंगे और एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, और जहाँ पे भी ये स्पोर गिरेगा ये फर्दर वहाँ से एक स्लाइम मोल्ड का जनरेशन हो जाएगा। इसके अंदर जो भी स्पोर प्रेजेंट होते हैं इनके पास क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होगा। डेफिनेटली स्पोर फॉर्मेशन कब हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। अगर फेवरेबल कंडीशन होता तो डेफिनेटली ये जो प्लाज्मोडियम है ये ग्रो करते। ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी अनफेवरेबल कंडीशन है। और अनफेवरेबल कंडीशन में अगर स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली ये स्पोर क्या चाहेगा, अपने आप को प्रिजर्व करना चाहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन से खुद बचना चाहेगा। तो इसीलिए ये स्पोर के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये सेल वॉल किस में हेल्प करेगा, स्पोर को ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें भी विथस्टैंड करने के लिए ये हेल्प करेगा। यहाँ पे जो स्पोर का डिस्पर्जल होता है, जैसे ही ये वॉल डिसॉल्व हो गया, फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो ये स्पोर एयर करंट के थ्रू किसी दूसरे जगह पे डिस्पर्स हो जाएगा और जहाँ पे भी ये डिस्पर्स होगा उस पर्टिकुलर एरिया में ये न्यू स्लाइम मोल्ड का जनरेशन कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआंस के बारे में। लास्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा का। जितने भी प्रोटोजोआंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सारे आपको हेटेरोट्रॉफिक नज़र आएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉफ्स। हमने यूग्लिना और यूग्लिनोइड्स में देखा कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं डे लाइट में, और अगर सनलाइट का एब्सेंस है तो फिर वो हेटेरोट्रॉफिक नेचर शो कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोजोआंस ऐसा ग्रुप है जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स आपको हेटेरोट्रॉफ नज़र आएंगे। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आइदर प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं या फिर पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। पैरासाइट क्या होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर या फिर उसके बॉडी के अंदर ये प्रेजेंस होते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं और खुद अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। लेकिन प्रीडेटर कौन होता है, प्रीडेटर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज ए प्रे ये उसको कैच करेंगे, उसको किल करेंगे, उसके बाद उसको वो खाएंगे, ये होंगे प्रीडेटर। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे उनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। इन सबसे पहला कैटेगरी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। दूसरा सिलिएटेड प्रोटोजोन, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रोटोजोन जिनके पास सिलिया प्रेजेंस होगा। तीसरा एमीबॉयड प्रोटोजोन, जो कि एमीबा की तरह ये बिहेव करेंगे। और फोर्थ ग्रुप हो गया आपका स्पोरोजोन्स। यहाँ पे जितने भी कैटेगरी आपको देखने को मिल रहे हैं इनको ये माना जाता है, मतलब प्रोटोजोन्स को ये माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। मतलब प्रोटोजोअन से ही एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है ऐसा माना जाता है। क्योंकि आपको जैसे ही सारे ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि एनिमल्स का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो प्रोटोजोअन्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मोस्टली सिमिलर होता है। इसीलिए ये मानते हैं कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमीबॉयड प्रोटोजोअन के बारे में।
ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रह सकते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। ये अपना जो फूड है वो कैसे कैप्चर करते हैं, स्यूडोपोडिया के थ्रू ये कैप्चर करते हैं। जैसे कि आपने एमीबा में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, मान लो ये एमीबा है और यहाँ पे एक फूड है, तो ये अपना स्यूडोपोडिया इस तरह से निकाल के इसको कैप्चर कर लेता है। इसी तरह से ये एमीबॉयड प्रोटोजोआन्स जो होते हैं वो भी अपना फूड इसी तरह से कैप्चर करते हैं। जितने भी आपको मरीन एमीबॉयड प्रोटोजोआन्स देखने को मिलेंगे उनके सरफेस पे आपको सिलिका देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने क्राइजोफाइट्स में पढ़ा था, डाई एटम्स में पढ़ा था कि डाई एटम्स के जो सेल वॉल होता है वो सिलिका से बना हुआ होता है। उसी तरह से ये एमीबॉयड प्रोटोजोआन जो कि अगर ये मरीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उनके सरफेस पे आपको सिलिका देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिज्म बाकी दूसरे मॉइस्ट सॉइल में रह रहे हैं या फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो इनके सरफेस पे आपको सिलिका नज़र नहीं आएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे पैरासाइट्स भी नज़र आएंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ह्यूमन के बॉडी में या फिर दूसरे एनिमल के बॉडी में ये पैथोजन की तरह भी काम कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चले जाएंगे और ये किसी ना किसी डिजीज़ को कॉज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंट एमीबा। एंट एमीबा एक एमीबॉयड प्रोटोजोन है जो कि एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ह्यूमन में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एमीबॉयड प्रोटोजोन हुआ करते थे। इनके पास क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है और सिलिया प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक्टिवली मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पारामेसियम। पारामेसियम के बारे में भी आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है पारामेसियम का। ज़रूरी नहीं है कि आप इस डायग्राम को कम्प्लीटली याद कर लो, लेकिन ये डायग्राम मैंने बस रेफरेंस लेने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस पर्टिकुलर सिलिएटेड प्रोटोजोन या पारामेसियम में आप देख सकते हैं बहुत सारे सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक आउटग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे कौन है, सिलिया हैं। इनके अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। एक छोटा सा गलेट प्रेजेंट है जो कि माउथ की तरह ये काम करता है। जितने भी फूड यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट होगा वो सिलिया के थ्रू, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो फूड कहाँ चला जाएगा, इजीली इनके गलेट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इनके पास क्या प्रेजेंट है, पेलिकल प्रेजेंट है। पेलिकल क्या होता है, एक प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होता है। ओके, इसके साथ साथ इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर पारामेसियम का है। इसी तरह से बाकी जो सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स होते हैं उनका भी लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है। उनके पास मोस्टली सिलिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन्स के बारे में। ये ऐसे प्रोटोजोआन्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा। ये आइदर फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये पैरासाइटिक हो सकते हैं। ओके, अगर ये पैरासाइटिक हुए तो फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिव रहेंगे और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। कुछ पैरासाइटिक फॉर्म ऐसे भी होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा एक डिजीज़ कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में जिसका नाम है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन, इसका नाम इसीलिए स्पोरोजोअन रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे ये जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे तो इनके लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ की इनको स्पोर कहा जाता है। मतलब इनके पास उनके पूरे लाइफ स्पैन के अंदर, पूरे लाइफ साइकिल के अंदर एक स्पोर की तरह एक फेज़ आता है। फॉर एग्जाम्पल मैलेरियल पैरासाइट, जिसके बारे में कि आप जानते होंगे, प्लाज्मोडियम मैलेरियल पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। ये एक एग्जाम्पल है स्पोरोजोअन का। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं। यही स्पोर जब किसी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड नहीं है उनके पास अगर ये स्पोर चला जाए तो ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे स्पोर होंगे, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे और मोस्टली ये स्पोर सेक्सुअल भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब अगर ये सेक्सुअल स्पोर्स हुए तो ये क्या कर सकते हैं, ये फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और फर्दर इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस चलेगा। एसेक्सुअल स्पोर्स हुए तो डेफिनेटली ये फर्दर आगे चल के सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। सो ये था आपका
प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। यहाँ तक आपने ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म आपको पैरासाइट भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। सो इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया है, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है, और इसीलिए ये पर्टिकुलर किंगडम का जो बाउंड्री है ये लिमिटेड बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है इस बाउंड्री का। अभी तक इसको हम वेल ऑर्गेनाइज्ड किंगडम नहीं बना पाए हैं। सो ये था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। हम नेक्स्ट बात करेंगे किंगडम फंगी के बारे में उसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।